नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे बिछ गई बिसात की। खबर नंबर 2 होगी 60 सेकंड में बैंक लूट की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे आंदोलन के अल्टीमेटम की, किसने अल्टीमेटम दिया है ये भी बताएंगे। खबर नंबर 4 होगी गंदगी की तो खैर नहीं, कहां गंदगी करने पर पेनाल्टी लगेगी ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी फर्जीवाड़े की रसोई की। खबर नंबर 6 होगी खाद की दरकार लंबी कतार। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर नाव में भक्ति की धारा पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट का 5 दिन बाद खुलासा किया गया। राजस्थान एटीएस के शिकंजे में 3 साजिशकर्ता आए हैं। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से ये साजिशकर्ता नाराज थे और उसके बाद इन्होंने ये साजिश रची। एसओजी एटीएस ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको बता दें, उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। 5 दिन बाद 3 लोग शिकंजे में आए हैं और इन तीनों साजिशकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है। तो जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर ये आरोपी नाराज थे और इसी के चलते ये बड़ी साजिश रची गई। ट्रेन ट्रैक को ब्लास्ट करके और सैबोटाज की जो एक्टिविटी थी तो उसका आज जो राजस्थान पुलिस की जो टीम थी उसने एकजुट प्रयास करके और खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इसमें इस घटना को अंजाम दिया, उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। तो धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी 2 व्यक्तियों ने ये लगाया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हमें पता चला है कि काफ़ी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो ज़मीन ली गई थी तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी तो उसके संबंध में कोई विवाद था। तो इस संबंध में वो इस घटना को इस तरह से कारित करके ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास चलते और ज्यादा जानकारी लेंगे। विष्णु, एक बड़ी साजिश और बताया जा रहा है कि सिर्फ जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर यह साजिश रची गई थी, और क्या क्या खुलासे हुए अब तक पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में एटीएस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और 3 आरोपी जो हैं उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा एक आरोपी वो है जिसने ये विस्फोटक इन आरोपियों को उपलब्ध कराया था। तो कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जहां पर उदयपुर के एकलिंगपुरा गांव में रहने वाले धूलचंद मीना, जिसको 1974, 75 और 1980 में वहां पर रेलवे और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा उसकी जमीन की आवंटी की गई थी, जिसका मुआवजा रेलवे और हिंदुस्तान जिंक को धूलचंद मीना को दिया जाना था। लेकिन पिछले कई वर्षों के बावजूद भी धूलचंद मीना को ना तो कोई मुआवजा मिला, ना उसको नौकरी मिली। ऐसे में पिछले लंबे समय तक लगातार चक्कर काटने के बावजूद
वो काफ़ी परेशान रहा और ऐसे में उसने बदला लेने के लिए साजिश रची। धूलचंद मीणा ने इसके लिए अपने गांव के रहने वाले प्रकाश मीणा को साथ में लिया। इसके अलावा 17 वर्षीय एक नाबालिग साथी को भी उसने अपनी पूरी वारदात में सहयोग में लिया और ये लोग वारदात के दिन दोपहर के वक्त में वहाँ ओड़ा रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद में जबकि अहमदाबाद से उदयपुर के लिए ट्रेन गुजर चुकी थी, उसके बाद तीनों युवक वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद धूलचंद ने नाबालिग साथी को अपने साथ में लिया और वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद में इन्होंने विस्फोटक सामग्री को रेलवे ट्रैक पर जाने के बाद बिछाया। वहीं पर जो तीसरा सहयोगी था प्रकाश, वो बाइक लेकर के वहीं रेलवे ट्रैक के पास में खड़ा रहा और रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने के बाद में उनको आग लगाने के बाद जब वहाँ पे ये लोग वहाँ से बाइक लेकर के तत्काल भाग निकले। इस घटना के बाद में वहाँ पे विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद में जो खबरें जो आई वो ये कि रेलवे ट्रैक पर बड़ी एक साजिश को अंजाम दिया गया। तो 1975 और 80 के बीच में जमीन वापसी की कोई मुआवजे को नहीं देने की बात से परेशान होकर क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को आतंकी साजिश से जोड़ के देखा जा रहा था, क्योंकि डेटोनेटर मिले थे वहां पर। क्या ये पता चल पाया कितनी बड़ी मात्रा में डेटोनेटर कहां से लाए थे वे? देखिए, बिल्कुल प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि धूलचंद मीणा ने अपने ही जानकार अंकुश के माध्यम से ये विस्फोटक सामग्री खरीदी थी, जो कि अंकुश है वो भी एकलिंगपुरा का ही रहने वाला है और इस पूरे मामले में अंकुश की गिरफ्तारी भी एटीएस ने कर ली है और चारों आरोपी फिलहाल इस वक्त उदयपुर में है। उदयपुर पुलिस की जो टीम है वो उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। 3 आरोपी इसमें बालिग हैं। इसके अलावा एक आरोपी जो कि ब्लास्ट के वक्त में वहां रेलवे ट्रैक पर मौजूद था वो 17 वर्ष का है, नाबालिग है। तो ऐसे में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 वारदात रचने वाले और एक विस्फोटक उपलब्ध करने वाला मौजूद है। जी विष्णु, क्या ट्रेन को उड़ाने की भी साजिश रची गई थी यहाँ पर? देखिए, एडीजी जो एटीएस के एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनका कहना था कि प्रारंभिक पड़ताल में अब तक यही सामने है कि मुआवजा लेने की वजह सिर्फ रेलवे ट्रैक को उड़ाना था, ना कि लोगों की जनहानि को कारित करना। ऐसा उनका मकसद अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन यूएपीए के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो अभी जारी रहेगा, चूंकि भावना कुछ भी हो लेकिन जो काम जो उनका था वो एक बहुत बड़ा अनलॉफुल एक्टिविटी थी, जिसको तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो आतंकी गतिविधि की जांच भले ही सामने नहीं आई, लेकिन मकसद काफी बड़ा था और ये मकसद किस तरह से उन्होंने अपनी जमीन के मुआवजे को पाने के लिए इतना बड़ा मकसद हासिल किया, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, भले ही सबके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना हो इसका मकसद, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कुछ ही देर में वहां से एक ट्रेन भी गुजरने वाली थी और अगर समय रहते लोग इसके बारे में सूचना नहीं देते तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने की संभावना थी। अभी किन किन धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन पर? देखिए, 12 नवंबर की रात को इस घटना के बाद में जब 13 तारीख को ये घटना पता चली और जब मौके पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां पे डेटोनेटर सुपर 90 की जो डेटोनेटर वहां पे बरामद हुए, विस्फोटक वहां बरामद हुए। उसके बाद में इस पूरे मामले में आतंकी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए एटीएस को सौंपी थी। तो यूएपी के तहत चलिए, हालांकि अभी फिलहाल एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी और 3 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। आपसे अपडेट्स लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सरदार शहर उपचुनाव, कांग्रेस और बीजेपी में जोर आजमाइश। ने मिलके 2-4 साल जी ने मैंने सबने मिलकर के शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वो चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने थे अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 1995 से 2000 तक नगरपालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की करें तो आरएलपी के उम्मीदवार हैं लालचंद मूंड। लालचंद मूंड वरिष्ठ समाज सेवी हैं। चूरू जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले यहां 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। 15वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मंडावा से बीजेपी के विधायक बने नरेंद्र कुमार और खीमसर से विधायक बने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। दोनों को विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद अक्टूबर 2019 में उपचुनाव कराने पड़े। इसके अलावा सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी
सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक भंवरलाल मेघवाल और राजसमंद से बीजेपी की किरण माहेश्वरी के निधन के बाद सीटें खाली हो गयी। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव अप्रैल 2021 में हुए। फिर उदयपुर के वल्लभनगर से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत और दरियावत से बीजेपी विधायक गौतम लाल नीनामा का निधन हो गया। फिर तीसरी बार उपचुनाव अक्टूबर 2021 में कराने पड़े। अब तक 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव जीती है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार विजयी रहा। अब 8वीं सीट पर चौथा उपचुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा। न्यूज 18 राजस्थान बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आरएलपी रोचक हुई लड़ाई। क्या कास्ट फैक्टर रहेगा हावी? क्या गुल खिलाएगी आरएलपी? देखिए मेरे साथ आज रात प्राइम डिबेट में सरदार शहर का घमासान नहीं रहा आसान। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। सुबह के समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसके साथ ही राजधानी का AQI 249 हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी होगी। उसे दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करके उसकी हिरासत बढ़ाए जाने की मांग करेगी। इसके साथ ही पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। भारत के अंतरिक्ष नियामक ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी है। इसको इसरो के सतीश धवन केंद्र से कल दिन में 11 से 12 बजे के बीच सब ऑर्बिटल यान विक्रम एस को लॉन्च करेगा। केरल में भक्तों के लिए आज गुरुवार से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से 12 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 1 बजे सरदार शहर पहुंचेंगे। सरदार शहर उपचुनाव का रण अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने अशोक पिंचा को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट देकर सहानुभूति का दांव चला है। वहीं आरएलपी ने लालचंद मूंड को अपना प्रत्याशी बनाया। जयपुर में सिंधी कैंप बस अड्डे पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन होगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली में प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी जुटेंगे। ऐसे में बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा और यात्रियों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भरतपुर में कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं लुक लुक कुंड कामा के महंत गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जयपुर में व्यापारी आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसका बेटा सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पर निवेश के नाम पर 7 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। कोटा के बागौर गांव में रहने वाली 2 वर्षीय मासूम बालिका झुलस गई। गंभीर हालत में बालिका को पास के अस्पताल
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब बात 60 सेकंड में बैंक लूट की। जी हां, पाली में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े लूट की गई। ये घटना सामने आई है। 2 हथियारबंद लुटेरे बैंक खुलते ही घुसे और कैश काउंटर के पास पहुंचे। हथियार दिखाकर उन्होंने कैश से भरा बैग स्टाफ से छुड़ाया और 60 सेकंड में फरार हो गए। दोनों आरोपियों ने चेहरा नकाब से ढक रखा था और हेलमेट भी पहन रखा था। वे बाइक पर सवार होकर आए थे। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 10:30 बजे जार्डन स्थित एसबीआई बैंक ब्रांच में हुई। बैंक खुलता और इसके साथ ही हेलमेट पहने 2 बदमाश अंदर घुसे, जोर जोर से चिल्लाने लगे और हथियार लेकर धमकाने लगे और हाथ पीछे करने की चेतावनी दी। दोनों में से एक के पास पिस्टल भी थी जबकि दूसरे के पास धारदार हथियार। लुटेरे बैंक में बेखौफ होकर कर्मचारियों को धमकाते रहे। इस दौरान ब्रांच में केवल 5 ही लोग मौजूद थे। वारदात की जानकारी मिलने पर एसबीआई बैंक के अधिकारी पाली से जार्डन पहुंचे हैं। घटना को लेकर बैंक कर्मियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। और खबर कोटा से है, जहां पर एक महिला को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। जहां महिला को उसकी सास, ननद और घर के अन्य लोगों ने बुरी तरह से डंडों से पीटा है और उसके बाल भी काट दिए। महिला के साथ हुई हैवानियत की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक घर के एक हिस्से से बेटे और बहू को बेदखल करने को लेकर झगड़ा चल रहा था। उसी को लेकर महिला की सास और उसकी ननद ने उस पर हमला बोल दिया। फिलहाल पीड़ित महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले की शिकायत लेकर महिला के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। क्योंकि मेरे पिता रामदयाल अभी भी बाहर घूम रहा है और मेरे को कल ही पुलिस के सामने घर पे गया, जो क्या नाम, मेरे घुसने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। तू तो कभी जिंदगी भर इस घर के अंदर नहीं आ सकता अभी भी। और मेरे गाय हैं तो अब गाय को दूध निकालना करना, चारा वारा देना करना, मेरे को डेली सुबह शाम जाना पड़ता है, लेकिन वो जाने नहीं। और खबर बाड़मेर से है, जहां धोरी मन्ना के नेशनल हाईवे 67 पर एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दुकान के सामने कुछ लोग मिलकर दुकानदार को लाठी और डंडों से पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी दुकानदार से स्मैक के लिए पैसे मांग रहे थे, जिसका विरोध करने पर दुकानदार को पीटा गया। जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। RLPI